हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए आज की बूस्टअप सीरीज की शुरुआत फिर से करते हैं। और क्या है सर, आज है अकाउंट आपके पेपर टू कॉमर्स की क्या बोलते हैं एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्या एमसीक्यूज। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, चलिए ये देखिएगा फिर से वही नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल नोट चाहिए तो ज्वाइन करें और व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बस इतना ही सर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखते हैं। नहीं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है जी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कौन चार रूल्स दिए गए हैं, ये चार रूल्स में बोल रहा है भाई साहब कौन सा ऐसा रूल है जो वर्किंग कैपिटल में के चेंजेस की वजह से होता है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या चेंजेस करें जिसमें ये रूल मेरा क्या हो सेट हो जाए। आइए देखते हैं। पहला चेक करने के क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अगर हम करंट एसेट्स को बढ़ा दें तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है। देखिएगा जी, पहला वाला जो है इसको प्रूफ करने के लिए मैंने थोड़ा सा आगे लिखा है कुछ, आप देखिएगा। कहता है सबसे पहले आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और मैंने ये मान लिया कि करंट एसेट 200 रुपए हैं और करंट लायबिलिटी कितनी है, 100 रुपए है। तो वर्किंग कैपिटल कितना निकल के आ गया, वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया जी 100 रुपया। अब देखिएगा पहला वाला जो ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट्स को हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। आइए मान लेते हैं कि 50 रुपए से हमने क्या किया, करंट एसेट्स को बढ़ा दिया। क्या करंट एसेट्स कैसे कितने से बढ़ा दिया जी, 50 रुपए से। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। ये सही है कि गलत चेक करना है। मान लेते हैं वर्किंग कैपिटल कितना था, 200 था, 200 में से 50 हमने और बढ़ा दिया तो 250 कर दिया। 250 से करंट लायबिलिटी कितनी थी, 100 रुपया, तो 250 में 100 गया तो 150 रुपया। तो क्या हुआ, करंट एसेट्स को अगर मैंने 50 रुपए से बढ़ाया तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो गई, मतलब 50 रुपए से बढ़ गई। यानी क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो गई, 50 रुपए से बढ़ गई। तो यानी कि पहला वाला जो फॉर्मूला है वो सही कह रहा है कि करंट एसेट्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए चलते हैं फिर अब दूसरे वाले में। यानी कि फर्स्ट सही है तो जिसमें ए होगा वो सही होगा। ए किसमें है जी, तो ए तीनों में है, तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन अभी हटा देते हैं। हाँ जी हटा देते हैं सर। अब कह रहा है एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इज वर्किंग कैपिटल। आप अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने प्रूव क्या किया कि करंट एसेट्स को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। तो फिर दोबारा तुरंत कह रहा है कि भाई इंक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बढ़ाने की वजह से डिक्रीज क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो ये देख के नहीं लग रहा है कि ये गलती है, तो इसको दीजिए जी काट, ये तो हो जाएगा गलत है। तो बी काट दीजिए। बी किसमें देखिए, ये इसमें भी बी है, ये भी कट गया जी। अब आगे बढ़िए, कह रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर हम करंट लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मेरा डिक्रीज हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं। कह रहा है 50 रुपए से हमने क्या किया, करंट लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं करंट एसेट्स तो हमने 200 रुपए माना था, 200 रुपया है। करंट लायबिलिटी 100 थी लेकिन हमने 50 रुपए से बढ़ा दिया तो यानी कितना कर दिया, 150 रुपए कर दिया। और 200 में से 150 घटा दिया तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया जी 50 रुपए। तो देखिए 50 रुपए अगर करंट लायबिलिटी को हमने बढ़ाया तो क्या हो, उससे वर्किंग कैपिटल में 50 रुपया कम हो गया, यानी कि 50 रुपए बच गया। तो ये क्या है, यानी कि थर्ड नंबर वाला भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है सर। थर्ड नंबर वाला नहीं, क्या कह रहा है, ये ए और सी, यानी कि ए और सी थर्ड है, ए और सी आपका क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो इसी अभी जो हमने जिसको प्रूफ किया उसके जस्ट अपोजिट कह रहा है, यानी कि ये गलत कह रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए और सी। आइए जी चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा जी, कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है जी। क्या कह रहा है कि एक में आपका कॉन्सेप्ट है और एक में क्या है, एक में जी उसका एक्सप्लेनेशन है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से सर बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। देखिएगा कहता है इनकम इज मेजर्ड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज एसेट्स। अब देखिएगा इनकम को कहां मेजर किया जाता है, याद करो हम लोग पढ़े थे मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसमें क्या था कि हम एक टाइम में हो रहे वाले सारे इनकम को उसी टाइम में हो रहे एक्सपेंसेस के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। यानी कि मेजर करते थे इनकम को, तो उसका क्या जाएगा, 1 का हो जाएगा जी
4 आ जाइए। कह रहा है एंटीसिपेट, सॉरी दूसरा क्या था, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। देखिए ये कॉन्सेप्ट था आपका क्या कंजर्वेटिज्म कहता है कि भाई साहब जितने भी फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसका बी का भी क्या हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा जी थर्ड। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्या कहता है, कहता है एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। क्या बोल रहा है कि एसेट्स को हम डेप्रिसिएट किसके बेसिस पर करते हैं जी, एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट हमारा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें क्या था, उसमें था जी ये क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में हम क्या मानते थे कि बिजनेस हमारा लगातार चलता रहेगा और इसी वजह से हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे किस पर, फिक्स्ड एसेट्स पर, जिससे क्या होता था हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ जाती है। जैसे अगर हमने मान लेते हैं कि हम ऐसा मान लेते थे कि बिजनेस मेरा लंबे समय तक चल रहेगा तो हम किसी भी एसेट्स को 10 साल 5 साल तक के लिए डेप्रिशिएट करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा जी, सी का हो जाएगा जी 2। एंड लास्ट में क्या बोल रहा है, द कंपैरिजन ऑफ द वन अकाउंटिंग पीरियड विद दैट इज पास्ट इज पॉसिबल। बोल रहा है भाई साहब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब ऐसा है एक मेथड जो आप यूज करते हैं ना उसको कम से कम 2-3-4 साल तक यूज करिए, उससे क्या होगा कि आपके बैलेंस शीट में दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे आप अगर आपको पता चल पाएगा कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी होती कैसे है, नहीं वरना आप क्या करेंगे, अगर आप चेंजेस करेंगे हर साल तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। यानी कि डी का जो है जी 1। आइए ए का कौन सा था 4, ए का 4 सर 2 में, यानी कि 4 और 2 तो खत्म हो गया। उसके बाद 2 का 3 ये भी था, ठीक है। और सी का क्या है, सी का था जी 2, यानी कि सी का 2 यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। आइए जी चलते हैं, ये देखिए मैंने दे रखा है ऑलरेडी कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। कंसिस्टेंसी क्या है, एक ही मेथड को सालों तक कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब 1-2 साल कंटिन्यू रखना चाहिए। गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है बिजनेस चलते रहना चाहिए क्योंकि फिक्स, और इसीलिए फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। कंजर्वेटिज्म कहता है आने वाले सभी लॉसेस को एज्यूम करो और होने वाले सभी इनकम को, यानी कि एंटिसिपेटेड इनकम या ये प्रॉफिट को, उसको क्या करो, इग्नोर करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कि एक टाइम में होने वाले सारे इनकम को उसी टाइम में होने वाले सारे एक्सपेंसेस के साथ मेजर करो। लीजिए जी इसकी ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन्स इंटरेस्टेड इन मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म। सही बात है भाई, एचआर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही तो देता है पर्सन्स के बारे में जो लंबे समय तक क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी फॉर्म में। दूसरा ये असर्शन था, रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। बिल्कुल सही कह रहा है जी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यही है कि आइडेंटिफाई करना क्या प्रोसेस को और उस मेजर करना डेटा ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो ये क्या है, ये दोनों चीज सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा जी 1। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्या हो गया, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है जी द नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स फॉर लास्ट 5 years वर 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,25,000 एंड 2 लाख। मतलब ये 5 साल का इनकम दे दिया गया है टैक्स देने के बाद। कह रहा द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फॉर 10 लाख, 10 लाख रुपए का क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल एनआरआर सॉरी नॉर्मल आरओआर कितना है 10%। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपया 5 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% इज 3.7907 अप्रोक्स विल बी, कितना होगा। बोला एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना है, ये 5 साल के लिए 1 रुपए का 10% के हिसाब से 3.70 वैल्यू दे दिया गया आपको जी, है ना, एन्युटी रेट दे दिया गया है तो इजी है सबसे निकालना। आइए देखते हैं पहले क्या निकालेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा जी एवरेज प्रॉफिट। नहीं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से। तो टोटल प्रॉफिट कितना था देखिए,
टोटल प्रॉफिट बता दीजिए 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,25,000 और आपका कितना 2 लाख, सारे को मिला देंगे तो और डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा कितना 1,25,000। ये निकल गया जी आपका एवरेज प्रॉफिट। दूसरा काम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड देने के बाद उसमें क्या रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1,00,000 रुपया। सर एवरेज प्रॉफिट भी है मेरे पास और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, अब एवरेज में से नॉर्मल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा सर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी 25,000 रुपया। देखिए एवरेज कितना था 1,25,000 और आपका नॉर्मल कितना 1,00,000, तो 25,000 रुपया क्या निकल गया आपका जी सुपर प्रॉफिट निकल गया। और एन्युटी मेथड ऑफ गुडविल का फॉर्मूला ही होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। तो सुपर प्रॉफिट 25,000 दिया हुआ आपका निकल गया और एन्युटी रेट दिया हुआ था 3.7907, अप्रॉक्स 94,767 रुपए 50 पैसा आ गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर थर्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा सीसीए मेथड ऑफ द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए जी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी आपके एनटीए के सिलेबस में दिया गया है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें बोला है कि सीसीए मेथड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से सीसीए मेथड आपका दिया गया था, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मेथड। तो ये था जी सैंडीलैंड कमेटी की वजह से, है ना, इनके रिकमेंडेशन से ये किया गया था। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि Sandilal committee presented its report in the year 1975 and recommended the adoption of current cost accounting technique in the place of current purchasing power and replacement cost technique for the price level changes. The crux of the current cost accounting technique is the preparation of financial statement, that is balance sheet and profit and loss account on the current value individual items and not on the historical and ओरिजिनल कॉस्ट। बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, बोल रहा भाई साहब अभी के बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए, ये बैलेंस शीट वगैरह बनाना चाहिए पास्ट और ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज फॉलोड इन द इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर द फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड। फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड के तहत कौन सा फॉलो किया जाएगा शेयर इश्यू करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे मर्चेंट बैंकर का। तो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर का सिलेक्शन करेंगे यानी कि सी। अब देखिएगा सी किसमें पहले में, तो उसको रखिए बाकी को हटा दीजिए, ये गया। अब देखिए आगे क्या है ए या बी, अब है ना नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी सर रिसिप्ट बाय द कंपनी एप्लीकेशन फॉर शेयर, नहीं सर सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस रिसीव करेंगे यानी कि सी के बाद ए हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बी होगा और बी के बाद हम सर क्या करेंगे बी के बाद करेंगे सर अलॉटमेंट, उसके बाद सॉरी उसके बाद करेंगे जी हाँ ठीक है, उसके बाद ये करेंगे और उसके बाद करेंगे इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ए बी ई डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जी अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी लीजिए, कह रहा है असर्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हाँ बिल्कुल अकाउंटिंग हेल्प करता है, कहता है अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स। सही बात है, अकाउंटिंग इसके लिए भी हेल्प क्या कहता है डिसीजन मेकर्स के लिए भी हेल्प करता है। कह रहा है अब क्या हो रहा है, बोल रहा है बोथ ए आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो बहुत इजी था सर, इजी क्वेश्चन आपने दिया था। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, क्या बोल रहा है रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। कब रेवेन्यू रियलाइज होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अनुसार व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर। नहीं ऑर्डर लेने पर उस समय तो नहीं होता है सर, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। फिर क्या व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर, सर गुड्स डिलीवर हो जाए उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। क्या व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर, हाँ ये सही है कि सर जब वो बोल दे कि भाई साहब हमने गुड्स को खरीद लिया है ना उस समय, और जब सेलर भी क्या कर दे उसको बता दे। व्हेन द कैश रिसीव्ड, नहीं कैश रिसीव्ड हो या ना रिसीव्ड हो, किसी ने बोल दिया कि भाई साहब मेरा गुड्स ये कर दो और उसका टाइटल उसको दे दिया गया कि हाँ मैंने ये गुड्स तुमको भेज दिया, कहानी खत्म, कैश से मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3:2 में एक्स वाई पार्टनर है
एक्स का कैपिटल कितना है 30,000 और वाई का कैपिटल कितना है जी 15,000। दे एडमिट जेड एग्री टू गिव 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स टू हिम। बोल रहा है जेड भी आ जाएगा तो 1/5 के प्रॉफिट के लिए आएगा। तो जब 1/5 प्रॉफिट के लिए ये आ रहा है यानी कि दोनों मिलाकर एक्स और वाई का कैपिटल कितना बच जाएगा फिर सर 4/5। देखिएगा एक्स और वाई का कैपिटल कितना है जी कितना है सर एक्स और वाई का कैपिटल है सर 45,000, 30,000 और 15,000। जेड का शेयर कितना के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, देन एक्स और वाई का शेयर कितना बचेगा 4/5। तो सर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, देखिएगा टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स और वाई का शेयर उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 45,000 इंटू 5/4 तो निकल के आ जाएगा जी टोटल कैपिटल। अब आपके पास सर टोटल कैपिटल है और एक्स और वाई का कैपिटल है तो क्या जेड का कैपिटल निकल के नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो जेड कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस एक्स और वाई का कैपिटल जो है 56,250 रुपया माइनस 45,000 यानी कि 11,250 रुपीज आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि जी ये आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है अ रिटायरिंग पार्टनर continues to be liable for obligation incurred after the retirement। देखिए रिटायरिंग पार्टनर जो है रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस को तब कंटिन्यू माना जाएगा, उसका ऑब्लिगेशन कब माना जाएगा उसका देखिए कि दिया हुआ क्या क्या ऑप्शन में कह रहा है इफ अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि अनपेड अकाउंट ट्रांसफर होने से कोई इसका लेना देना नहीं है। इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, हाँ जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी भी फर्म से रिटायर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम दिस फर्म। तो फिर क्या होगा, सब लोग मान लेंगे कि हाँ जी आप रिटायर हो। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप सारे ऑब्लिगेशंस के लिए क्या होगे, लाइबल होगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। चलिए जी नेक्स्ट, हाँ जी कह रहा है स्टेटमेंट 1 है, क्या हो रहा है, कंपनी विच इज मर्ज्ड इनटू अनदर कंपनी इज कॉल्ड अ ट्रांसफरर कंपनी और अ वेंडर कंपनी। देखिए ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं जी छोटी कंपनी को, जब दो कंपनी मर्ज हो रही होती है तो उसके बीच में एक कंपनी दूसरे कंपनी के ये क्या होती है मर्जर होता है। तो मर्जर में जब जो कंपनी जाके दूसरे में मर्ज होती है उसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, ट्रांसफरर कंपनी। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो यानी कि ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंपनी इनटू विच द वेंडर कंपनी इज मर्ज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, वेंडी कंपनी या परचेजिंग कंपनी। हाँ ठीक बात, जब जो कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंपनी बोलते हैं जी ट्रांसफरी कंपनी, जिसको कहा जाता है जी बड़ी कंपनी, नहीं छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है जी सही है, यानी कि बोथ आर ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा जी 3rd। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर, कह रहा है डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ना सिक्योरिटी से कोई इसका लेना देना है क्या, नहीं ये तो गलत। कंसोलिडेटेड द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद दोज ऑफ द पेरेंट कंपनी, नहीं ये भी नहीं है इसका। क्या कह रहा है गोइंग कंसर्न, कह रहा है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ओवर देयर यूजफुल लाइफ, हाँ ये इसका है क्योंकि ये कहता ही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि भाई साहब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और इस बेसिस पर हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, किस पर, फिक्स्ड एसेट्स पर। चलिए ये हो जाएगा जी आपका आंसर 3rd। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है द करंट रेशियो इज 2:1, 2:1 करंट रेशियो है, एंड इफ इक्वल इंक्रीज इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन, क्या होगा, बोल रहा है अगर अभी करंट रेशियो कितना आपका 2:1 है, लेकिन अगर इक्वल इंक्रीज करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे, तो यहां लायबिलिटी कर लीजिएगा, ये लायबिलिटी है ना, ये देखिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पर, तो क्या होगा, तो इसका क्या रिजल्ट होगा ये देखते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है जी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, 2:1 का भी दिया हुआ है, ठीक है सर। अब सपोज कर लीजिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों 1 रुपए से बढ़ रहा है, अभी 2:1 का है ना, एक से और बढ़ा दिया, तो करंट एसेट्स क्या, करंट रेशियो क्या हो जाएगा जी, करंट रेशियो हो जाएगा 2+1, यानी कि ये क्या है करंट एसेट्स है और ये क्या है करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स पहले 2 था, 1 से और बढ़ा दिया तो 3 हो गया, और करंट लायबिलिटी 1 था फिर 1 से बढ़ा दिया यानी कि 2 हो गया, तो 3/2 यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 1, यानी क्या हो गया डिक्रीज हो गया जी, पहले 2/1 था अभी 1.5/1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज इन करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। देखिएगा आपका ये आंसर होगा, है ना जी सर। चलिए अब दिया हुआ क्या, दिया हुआ जी सीक्वेंसिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिएगा
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी क्या कि आप एक सिंपल सा इसको समझिएगा, इसको समझना बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि सर हमने लाइफ में ना यही तो करा होता है। क्या करा होता है सर? सबसे पहले सर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब कि मेरा 90% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। अब 90% मार्क्स आने के लिए क्या करेंगे? अब सर उसके लिए हम जाएंगे एग्जाम देंगे, एग्जाम देके क्वालिफाई, ये आपका नंबर टेस्ट करेंगे कि मेरा कितना मार्क्स आया। अब दोनों को फिर जब देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि सर जो मैंने सोचा था कितना स्टैंडर्ड सेट किया था और ये दोनों में सही आया कि नहीं आया। अगर दोनों में सही है नहीं आया तो भी चेक करेंगे और गलत आया तो भी चेक करेंगे क्यों आया। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि उसका रीजन कि क्यों नहीं हम उतना ला पाए, उतना लाते तो ज्यादा अच्छा होता। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर मेहनत करेंगे और उसके बाद मेहनत करके फिर हम क्या बोलते हैं, नई बार अगली बार से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसी तरीके से जी स्टैंडर्ड कॉस्ट भी होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है कि हम सबसे पहले आपका प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी होता है कि सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा वो इतना ही होगा, यानी कि एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, बनाने के बाद देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट मेरा कितना आया। तो सबसे पहले ए फिर बी, ये देख लिया। फिर उसके बाद कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हमारा जो कॉस्ट हमने सोचा था और जो बना दोनों में कितना फर्क है, क्या रीजन है। कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि ए बी के बाद ई। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग उसके बाद रीजन देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे। जो वेरिएंस हुआ, मैंने कॉस्ट सोचा था 40 रुपया और मैं बना दिया 45 रुपये, तो 5 रुपए का जो वेरिएंस आया वो क्यों आया। उस वेरिएंस को चेक करने के बाद, यानी कि आइडेंटिफाइंग वेरिएंस एंड कॉज ऑफ वेरिएंस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स को कि भाई ये रीजन था, इस वजह से ये तुम्हारा हुआ, अब तुम क्या करो, इसको कम करो या ज्यादा करो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी ई सी और डी। ये देखिएगा जी, पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड बिफोर कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एज पर द कंपनीज एक्ट। बोल रहा है कौन कौन सा रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग के पहले। तो बोल रहा है क्या कौन सा है कि डायरेक्टर का रिपोर्ट, सर ये भी देना पड़ता है। ऑडिटर्स का रिपोर्ट, सर ये भी देना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, हाँ सर ये भी देना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। हाँ ये देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, देखिए कौन सा फॉल्स है। कह रहा है पार्टनर्स आर not bound to carry on the business of the firm the greatest common advantage। क्या बोल रहा है कि सर कौन सा फॉल्स है? नहीं तो ये तो है, कह रहा है पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी, ऐसा है क्या? पार्टनर्स आर नॉट बाउंड टू कैरी द बिजनेस ऑफ द फर्म द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सर भाई साहब ये तो करना पड़ता है कि भाई बॉन्ड बना के रखना पड़ता है नहीं बिजनेस ऑफ द फर्म का एडवांटेज के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? तो ये पहला क्या हो जाएगा जी? पहला हो जाएगा जी गलत। ये देखिए दूसरा कह रहा है वेयर अ पार्टनर is entitled to the interest on capital subscribed by him such interest shall be payable whether or not there are। ऐसा है क्या? जब तक प्रॉफिट ना हो तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, तो ये तो गलत हो गया जी। अब चलते हैं क्या सी, कह रहा है आउटगोइंग पार्टनर हैज राइट टू क्लेम अ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल। हाँ ये ठीक है कि एक आउटगोइंग पार्टनर है वो तब तक क्लेम कर सकता है जब तक उसका अकाउंट में क्या अकाउंट सेटल ना हो, तो ये तो सही है। तो सी को छोड़कर देखिए किसमें किसमें क्या जी, तो सी हटा दीजिए, सी तो नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। अब देखिए ए और बी किसमें है, ए और बी गलत था तो ये आंसर हो गया, आपका डी देखने का भी जरूरत नहीं है, तो आंसर इज 1। क्यों कह रहा है पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ऐसा है क्या? सिर्फ देखो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से फर्म से पार्टनर एक्सपेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही रास्ता है जिसकी वजह से पार्टनर क्या हो सकता है, एक्सपेक्ट हो सकता है, तो ये गलत है। और भी बहुत रास्ते हैं पार्टनर्स को बाहर निकालने के। चलिए जी ये हो गया जी आपका 15 नंबर। अब आइए 16 नंबर। हाँ देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। बोल रहा है क्वालिफाइड रिपोर्ट किसका है, तो सर क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर्स के रिपोर्ट को कहते हैं। नहीं, फिर एग्जामिन एंड वैल्यूएशन डिस्क्लोजर क्या हो जाता है जी, ये ऑडिटर्स की ड्यूटी हो जाती है जी। नहीं, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स कंपनी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या है, ऑडिटर्स का राइट है जी। नहीं,
ये हो जाएगा जी ऑडिटर्स का राइट, और मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एंड कंपनी इशू कैपिटल, ये हो जाएगा जी ऑडिटर्स की लायबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ए का थर्ड, सर ए का थर्ड तो 2 में है, आगे बी का 1 भी 2 में है, सी का क्या, सी का 4, ये देखिए आंसर हो जाएगा जी 2, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए कौन ऑडिटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस पर मैंने लिख रखा, पहले इसको देखिए फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। एक सोर्स है वहां से मैंने इसको उठाया है, आप देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, ये देखिए पहला कह रहा है अ पर्सन shall be eligible for appointment as an auditor of company only if he is a chartered accountant in practice। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है तभी वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। कह रहा where a firm is appointed as an auditor of a company only the partners who are chartered accountants in practice and shall be authorized by the firm to act and sign on the behalf of the फॉर्म। बोल रहा भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो वो भी ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस में वो भी ठीक है, लेकिन अगर उसको फॉर्म ऑथराइज नहीं किया हुआ तो भी वो नहीं कर सकता, यानी कि फॉर्म का ऑथराइजेशन जरूरी भी है। तीसरा बोल रहा है नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ये सारे जो नीचे दिए गए हैं ये सब ऑडिटर बनने के लायक नहीं है, नालायक है। कौन कौन से हैं जी, एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर ऑडिटर नहीं हो सकता, अ पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं हो सकता, अ पर्सन हु इज इन रिलेटिव और पार्टनर, रिलेटिव या पार्टनर भी नहीं हो सकता, चाहे उसके 3 है ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे वो कुछ आधा रखे थोड़ा रखे शेयर, नहीं हो सकता उसका। कह रहा चाहे उसके पास लोन भी हो कंपनी का तो भी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई गारंटी या प्रोवाइडेड सिक्योरिटी भी हो तो भी वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब आइए जी 5वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अ पर्सन और अ फर्म हु हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी, इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर में बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए कौन कौन सा कंपनी और ये सारा चीज उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये सारा चीज में भी अगर है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। कह रहा आप पर्सन हुज रिलेटिव इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज ए डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सोनियल, बोल रहा है अगर कोई पर्सन उसका रिलेटिव भी उस कंपनी में है तो भी वो उसका क्या ऑडिटर नहीं बन सकता है। कह रहा है जी अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और पर्सन और ए पार्टनर फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट इट्स ऑडिटर if such person a partner at the date of such appointment and reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies rather than 1% companies, dormant companies, small companies and private companies having paid up share less than 100 crore rupees। देखिए जी ये बोल रहा है भाई साहब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर जो 20 कंपनी से ज्यादा में ऑडिट नहीं कर सकता एक्सेप्ट डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसको छोड़कर, और प्राइवेट कंपनी को लेकर 30 कंपनी है, उससे ज्यादा में आप नहीं कर सकते क्या ऑडिटिंग। चलिए कह रहा पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। बोल रहा भाई साहब जो जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि तुम नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, है ना। बोल रहा है अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज रिफरेंट टू द 144 कंपनी इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडियरी। बोल रहा है 144 के अंदर अगर आपने कुछ किया तो भी आप नहीं बन सकते। ये सारा चीज क्या था, ये सारा चीज था जी आपका नहीं बन सकता कौन कौन उसके बारे में। अब आइए देखिएगा यहां पे क्या बोल रहा है नहीं बनने के बारे में बोल रहा है। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है कह रहा है एन इंडिविजुअल हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सी एक्ट। क्या ये नहीं बन सकता सर, यही तो बन सकता है, पहला तो यही था कि आपका ये तो बन सकता है, तो ये तो सही है सर। इसका मतलब क्या, ये तो नहीं होगा आंसर में, जिसमें ए है उसको हटा देते हैं फटाफट। आइए ए इसमें भी है, इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि जी कि क्या होता है नेक्स्ट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच हैज ऑल पार्टनर्स एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं हो सकता सर, अगर एलएलपी फर्म है और सारे फर्म के ये हैं तो नहीं हो सकता। ये आप ये इसके क्या नहीं हो सकते, ये सर इसका
ऑडिटर नहीं बन सकता ये। फिर क्या, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर टू। देखिए किसी भी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर आप हैं तो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, अभी हमने देखा। कह रहा है एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग ऑडिटर मोर देन 10 कंपनीज, 10 कंपनी से ज्यादा। अब पहले ये 10 था, अब 20 हो गया, तो 10 कंपनी से ज्यादा या सॉरी 20 कंपनी से ज्यादा कोई भी चीज हो तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या, बी, सी एंड डी होगा। आपका आंसर इज सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। हाँ जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है असर्शन दिया हुआ है a person transaction of owners of the business are not recorded in the books। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑनर्स का बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहा है। पर्सनल ट्रांजैक्शंस को थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के बुक में। कह रहा है रीजनिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग एंड यूनिट सेपरेट फ्रॉम ऑनर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को अलग रखो और ऑनर उसके ऑनर को अलग रखो। तो चलिए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, ए, है ना। चलिए इसका आंसर 1 हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है असर्शन क्या, डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी। बिल्कुल सही, डेट इक्विटी रेशियो जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही तो कहते हैं इसको। कह रहा है इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एकदम सही जी, इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ ए आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। हाँ जी ये देखिएगा, ये कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर 2000 शेयर। 2000 शेयर का के लिए क्या किया, इनवाइट किया। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ, 3000 शेयर एंड प्रो राटा लिमिटेड मेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ 2400 शेयर। If A has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? अब देखिएगा जी कितना शेयर मिला था इसको, 2000 शेयर नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2000 शेयर के लिए ये किया था, ठीक है। अब 2000 शेयर के लिए कितना था 40, तो 2400 शेयर के लिए कितना हो जाएगा, देखिएगा करके आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा जी 48 शेयर, है ना। कर लीजिए ना यहीं पे 2000 2400, एक मिनट रुकिए कर देता हूं, ये देखिएगा 2400 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2000, एक गया एक जीरो गया, ये काट लीजिए, ये कर लिए, 2 दूने के 4, 24 दूने 48, तो ये 48 शेयर आ गया। तो 2000 पे कितना मिला था इसको, अलॉट हुआ था एक को 40 शेयर अलॉट हुआ था, और उसी तरह से 2400 पे कितना शेयर अलॉट होना चाहिए, तो 48 शेयर होना चाहिए। सर ये तो बहुत सिंपल था, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा सर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बहुत इजी है, बता देंगे आपको। चलिए बताइए तो फिर आगे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, नहीं सर, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, हाँ सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री। तो एक तो ये रिकॉर्ड करेंगे, बी हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ बी, आइए बी। फिर क्या, फिर आगे है सर उसके बाद सर जाओ, उसके बाद हम लोग सर जर्नल करते हैं, यानी कि फिर ए, तो फिर हो जाएगा जी ए, नहीं, फिर उसके बाद क्या करते हैं सर, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं सर ये तो ला, उससे पहले हम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सर, तो बी ए डी, उसके बाद क्या हो जाएगा डी, और तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं सर, हाँ, उसके बाद हो जाएगा सी, और लास्ट में जो बचा सर डिराइव मीनिंगफुल इन्फरेंसेस, बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं कैश फ्लो फंड फ्लो के थ्रू, तो लास्ट में हो जाएगा, तो बी ए डी सी ई कहाँ है सर, आइए चेक करते हैं, बी ए डी सी ई दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, तो ये क्या है 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या होता है, तो देखिए सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का राइट जो है वो क्या क्या है, देखिए आइए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है सर, रिसीव रिम्यूनरेशन, हाँ सर, कोई भी काम करेगा तो पैसा तो लेगा, बिल्कुल। टू अटेंड बोर्ड ऑफ मीटिंग डायरेक्टर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का
नहीं 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 सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग तो बिल्कुल नहीं अटेंड करता है, ये तो गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। तो जब बी, जिसमें बी है उसको हटाइए, तो बी कहाँ है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, देखिए आंसर निकल के आ गया। आगे वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसे भी आंसर्स आ जाते हैं। तो क्या है, टू अटेंड द जनरल मीटिंग, हाँ सर ये कर सकता है, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस ये भी कर सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वो अटेंड नहीं कर सकता है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं 23rd में, क्या बोल रहा है, बोल रहा है शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में क्या डील करता है। देखिएगा जी, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर गई है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और इसी तरह से शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट की बात की गई है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यहां क्या हो जाएगा 2। और अगर ये पूछ लिया गया कि सर पार्ट 1 में क्या है शेड्यूल 3 के, तो ये आ जाएगा जी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। चलिए जी अब आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा आधा आधा हो गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है as per section 37 Indian Partnership Act 1932 the executors of the deceased partner would be entitled as their choice to interest calculated from the date of death till the date of payment on the final account due to partner as कितना परसेंट सर 6% बोला गया था सर, 6% है इसका, इसके बारे में बताया गया कहाँ पार्टनरशिप एक्ट में। चलिए ये हो गया। अब है जी लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या ये देखिए, when the partner draws a fixed sum at the beginning of each month and the interest on total drawings will be equal to interest at the agreed date। देखिए जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, हम लोग 11-12 में बहुत पढ़े हैं सर, कॉमर्स वाले बंदे हैं सर ये तो फोड़ देते हैं एकदम। तो इसका क्या तरीका था सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता था रिमेनिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्राइंग, जो हम लोग शुरुआती में ड्राइंग निकालते हैं पूरे साल के वो, या फिर अंत में जो ड्राइंग निकालते हैं उसके बाद जो टाइम बचता है उसको डिवाइड कर देते हैं जी 2 से। तो रिमेनिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्राइंग कितना था, हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा था, यानी कि अगर साल का पहला महीना होगा तो शुरुआत में लास्ट में कितना महीना बच गया 12 महीना। उसी तरह से लास्ट ड्राइंग जब करेगा साल के, तो महीने के शुरू में कर रहा है यानी कि 1 महीना और लास्ट में बच गया, तो 12 महीना और एक 13 महीना डिवाइडेड बाय कितना करना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि हो जाएगा आंसर आपका 4। लीजिए जी ये था जी एमसीक्यूज और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकाउंटिंग का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए जो फरवरी में दे रहा है उसके लिए तो मतलब मैं जितना कर पा रहा हूं मैं अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जून वाले अटेम्प्ट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 के सारे वीडियोज, ऑल लेक्चर्स ऑफ यूजीसी नेट आपके YouTube चैनल पे होंगे। मैं आपको इस बात का एश्योरिटी देता हूं, क्योंकि ये आपका ही YouTube चैनल है, आप हैं तो हम हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज ऑफ क्या बूस्टअप सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।